अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 3 यानी कि डायनामिक्स। ठीक, अब डायनामिक्स में सबसे पहले डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स का मतलब है कि जब हम मोशन की बात करें विद द रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स की बात करें तो वहां पे हम आ जाता है डायनेमिक्स। यानी कि मैकेनिक्स की बेसिकली मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है? ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैकेनिक्स में भी हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था यूनिट नंबर 2। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की बात करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, जबकि हम डायनेमिक्स में बात करेंगे मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्स। ठीक, पहला टॉपिक इसमें मैं ये पढ़ाता हूं, उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे कि फोर्स इज एन एजेंट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स एक एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। क्या मतलब हुआ? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो फोर्स की वजह से मूव कर सकती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। स्पीड या वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक, तो हमने कहा कि फोर्स बेसिकली क्या है? एजेंट है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब एक चीज होती है एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, तीनों इसके नाम है। सही है। अब ज्यादातर नेट फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स इसका नाम आता है। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं कि अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल नेट फोर्स होती क्या है। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स बहुत कम यूज होता है इसके लिए। हमने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और इस पे हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं, इस तरफ भी 5 न्यूटन और इस तरफ भी 5 न्यूटन। क्या होगा? वैसे तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या है? नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट है 0, यानी कि एफ नेट हो जाएगा 0। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स 0 है। बेसिकली दो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन नेट फोर्स नहीं है। अगर इसी ऑब्जेक्ट पे हम ये बात करें कि ये वाली फोर्स हमने 5 न्यूटन के बजाय 8 न्यूटन कर दी, अगर हम 8 न्यूटन फोर्स कर देंगे तो ये एरो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे जो नेट फोर्स होगी, अब क्योंकि ये 8 है इस तरफ 5 है, तो नेट फोर्स हो जाएगी 8 माइनस 5 यानी कि 3 न्यूटन। इससे हमें यह पता चला कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। और इसी फोर्स का दरअसल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, जो हम न्यूटन कौन से लॉ में? सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं। ठीक, अब नेट फोर्स का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक, अब हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। हमने अभी अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की बात की थी या नेट फोर्स। तो लॉज ऑफ मोशन इन्हीं से रिलेटेड है। देखिए, तीन लॉ है। पहला लॉ कहता है कि जब फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा। दूसरा लॉ कहता है जब फोर्स होगी तो क्या होगा।
और थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स कभी भी अकेले नहीं होती। पहले तो देखिए कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप ये तीनों चीजें समझ लें कि फर्स्ट लॉ कि फोर्स नहीं है तो क्या है, सेकेंड लॉ फोर्स है तो क्या है, और थर्ड लॉ फोर्स अकेली नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वैसे तो इस लॉज ऑफ मोशन पे 9th क्लास में भी मैंने लेक्चर दिया है। अगर नीचे 9th क्लास के लेक्चर भी हमारे पास मौजूद है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो ऑलमोस्ट काफी कॉन्सेप्ट्स आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। मैंने यही कहा ना कि फर्स्ट लॉ इससे रिलेटेड है कि जब फोर्स नहीं है, यानी कि अगर फोर्स नहीं है तो या तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, अगर हम कहें कि नेट फोर्स जीरो है, इफ नेट फोर्स जीरो है देन आइदर वेलोसिटी इज जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिंपल, यानी कि हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो या तो बॉडी रेस्ट में या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसको अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि कोई बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। अब एग्जाम्पल्स में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एक पुरानी एग्जाम्पल है कि a book on a table will remain at rest unless it is displaced by the force। यानी कि एक बुक टेबल पे रहेगी जब तक उस पे नेट फोर्स नहीं लगेगी तो वो अपनी जगह पे रहेगी। ठीक, अच्छा, दूसरा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ पैराट्रूपर जंपिंग फ्रॉम एन एरोप्लेन opens his parachute after some time it gain uniform velocity because the net force becomes zero। अब नेट फोर्स उस पे कैसे जीरो हो जाती है, क्योंकि एयर रिएक्शन होता है अपवर्ड और वेट होता है डाउनवर्ड। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो नेट फोर्स उस पे जीरो हो जाती है और वो उस वक्त जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उससे वो नीचे आ जाता है। ठीक, सही है। या हम कह सकते हैं if a car is moving on the road and its friction and the force of car becomes equal then its velocity is uniform। यानी कि अगर कोई गाड़ी रोड पे जा रही है, रोड पे जब जा रही है तो गाड़ी की फोर्स अपवर्ड आगे की तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड है। अगर दोनों बराबर हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर वो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक, सही है। तो ये आपको एग्जाम्पल हो गई। अब फर्स्ट लॉ रिलेटेड है एक और प्रॉपर्टी से, इनर्शिया से। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं व्हाट इज इनर्शिया। देखिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपोज करती है अपनी स्टेट को, यानी कि स्टेट के खिलाफ, यानी कि स्टेट चेंज करने के खिलाफ या अपोजिशन। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। और जो चल रही है वो रुकना नहीं चाहती, जो रुकी हुई है वो चलना नहीं चाहती। ये है इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो
चलती रहेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या हम मोमेंटम भी कह सकते हैं। ठीक, यानी कि मास के ज्यादा, जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है, जितना ज्यादा मास होगा, ठीक, उसको उतना ही हमें रोकने के लिए भी और चलाने के लिए भी उतनी ही फोर्स उस पर एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो इट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अच्छा, इनर्शिया के एग्जांपल में मैं काफी सारी एग्जांपल्स हैं। एक तो एग्जांपल यही है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए और अचानक ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो चल रही होती है, तो रुकने के खिलाफ वो अपोज करती है और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाए तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी रुकी हुई होती है और वो चलने के खिलाफ, यानी कि फोर्स, इनर्शिया लगता है। इसी तरीके से अगर विकेट कीपर विकेटों के पीछे फास्ट बॉलर की बॉल पकड़ता है तो वो हाथ को थोड़ा पीछे करता है ताकि वो क्या करे, यानी कि एकदम से अगर वो रोकेगा तो उसे, क्योंकि उस वक्त वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, जिससे उसका हाथ यानी कि जख्मी हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो वो क्या करता है, गेंद पकड़ के हाथ को पीछे ले जाता है ताकि इनर्शिया के असर को मिनिमाइज कर सके, इनर्शिया के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। तो इनर्शिया को लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर वेलोसिटी जीरो है जब भी फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है जब भी फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया की वजह से अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो इनर्शिया की वजह से रुकी हुई है, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को रिटेन करना चाहती है। और जब भी आप स्टेट को चेंज करेंगे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि नेट फोर्स नहीं है तो इनर्शिया है। दैट इज वाई, और फर्स्ट लॉ भी ये कहता है कि अगर नेट फोर्स नहीं है तो बॉडी या तो रुकी रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और इनर्शिया ये कहता है कि उस प्रॉपर्टी की वजह से वो रेस्ट से मूवमेंट में नहीं जाना चाहती और मूवमेंट से रेस्ट में नहीं जाना चाहती। तो दोनों एक ही बात है, यानी कि इनर्शिया भी यही कहता है कि अगर फोर्स नहीं है, यानी कि हमें स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। देखिए, फर्स्ट लॉ इस बारे में था कि जब फोर्स नहीं है तो क्या होगा। सेकेंड लॉ ये कि अगर फोर्स आ गई तो क्या होगा। अब अगर हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने नेट फोर्स लगा दी, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स वही है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो फर्स्ट लॉ हो गया। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, या एक्सटर्नल फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो उसकी वेलोसिटी लाजमी सी बात है कि चेंज होगी। अब वेलोसिटी का चेंज होना क्या है? आइदर वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, दोनों सूरतों में वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब होगा क्या कि अगर कोई किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ानी है तो नेट फोर्स फॉरवर्ड होगी, तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड होगा। और अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम करनी है तो अब क्या होगा? नेट ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, हमें इसको रोकना है,
तो हम फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो फोर्स फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड है, और अगर फोर्स कम हो रही है तो फोर्स अगर स्पीड कम हो रही है तो हम कहेंगे कि फोर्स भी बैकवर्ड है और एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड है। दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट शुड बी व्हाट। अब स्टेटमेंट लिख लें, व्हेन नेट फोर्स or extra unbalanced force is applied on a body, unbalanced ज्यादा बेहतर है, when unbalanced force is applied on a body it produces acceleration in its direction। तो जब फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम कहें मास ज्यादा है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 2 kg के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है और 5 kg के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स जहां पे होगी वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और फाइनली रिलेशन क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स का ही फॉर्मूला एम है, हर फोर्स का फॉर्मूला एम ए नहीं है, क्योंकि फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, फ्रिक्शन फोर्स भी होती है, टेंशन भी होती है, और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेकिन हर फोर्स, हाँ अगर टेंशन नेट फोर्स है तो वो भी एम ए होगी, फ्रिक्शन नेट फोर्स है तो वो भी एम ए होगी, कोई भी अनबैलेंस फोर्स होगी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर से पहले कहा था कि ये 9th क्लास के लिए भी हमने ये लेक्चर दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 9th में जाहिर सी बात है लिखना कुछ और उस तरीके से, तो यहाँ पे आपने इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। अच्छा, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आते हैं तो थर्ड लॉ किसी को एक्यूरेट विद एग्जाम्पल्स नहीं मालूम होता, ठीक, ये मैं आपको बता दूं, ठीक। कुछ चीजें इसकी ऐसी हैं जो मैंने 9th के लेक्चर में भी एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहीं से कॉन्सेप्ट सही हो, लेकिन अगर आपने 9th का लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लेक्चर में उस टॉपिक को समझिएगा जरूर कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, सही है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं जब भी पूछता हूं तो 90% स्टूडेंट्स मुझे यही बताते हैं कि गेंद को दीवार पे मारा और दीवार से टकरा के वो वहां गई, तो ये हमने दीवार पे फेंका तो वो एक्शन हो गया, और ये एक्शन हो गया, और दीवार से बॉल पे क्या लग गया, इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लग गया, और इस रिएक्शन को हम माइनस एफ भी कह सकते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट जब भी वेक्टर होता है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए होता है, ये हमने वेक्टर के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, समझाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा लेक्चर को। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये माइनस ए होता है, तो अगर ये एफ है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा रिएक्शन। तो हम ये कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं जब एग्जाम्पल पूछता हूं तो मैंने आपको अभी कहा कि 90% बॉल और दीवार वाले ही देते हैं। मैं स्टूडेंट से ये पूछता हूं कि अगर मैंने बॉल को दीवार पे नहीं मारा, मैंने बॉल को समंदर में फेंक दिया, अब कहां गया रिएक्शन, अब कहां गया रिएक्शन, जी है कोई जवाब? मैं आपको बताता हूं, देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं एक्शन यहां करूं और रिएक्शन कहीं और, जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा। तो अगर मैं हाथ से कोई चीज फेंकूं तो रिएक्शन भी मेरे हाथ पे होता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको मिसाल देता हूं,
आप किसी चीज को जितना जोर से फेंकते हैं उतनी जोर से आपके हाथ में जर्क आता है, ऐसा ही है। तो इट मींस वही तो रिएक्शन होता है, जितनी जोर से फेंकेंगे उतना ज्यादा। अब आप कहेंगे नहीं, हम किसी को यूं पेन फेंक दे तो हमें कोई जर्क नहीं आता, क्योंकि जब एक्शन कम होता है, जब आप हल्की फोर्स लगा रहे हैं तो एक्शन ही कम है तो रिएक्शन भी कम होगा, वो हमें महसूस नहीं होगा। लेकिन अब जब हम किसी चीज को बहुत जोर से फेंकते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में जर्क आता है। इसी तरीके से अगर आप कोई गन चलाएं तो गन में एक्शन ट्रिगर जैसे ही दबता है गन पीछे की तरफ आती है, क्योंकि एक्शन हो रहा है फॉरवर्ड तो रिएक्शन होगा बैकवर्ड, सही है। वैसे उसका ताल्लुक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरीके से रॉकेट वाली भी जो एग्जांपल है कि यहाँ पे रॉकेट से गैसेस तेजी से निकलती हैं और रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, ये भी एक्शन रिएक्शन में लोग बताते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक भी ज्यादा ताल्लुक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक, जो हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल एक्शन रिएक्शन में आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो जहां, बस मेरे समझाने का मकसद ये है कि जहां एक्शन होगा वही रिएक्शन होगा, ठीक, और ये हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होंगे। अगर मैं इसको एफ आर कह दूं तो बात एक ही है, ठीक, बस माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। अब हमने ये कहा चले ये तो है, हमने एक चीज पढ़ी हुई अभी पढ़ी थी, अभी मैंने ये कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों इक्वल हैं, 5 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा, भाई बॉल से फोर्स लग रही है, दीवार से रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बॉल तो चल रही है, बॉल को तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस ऑलवेज कैंसिल आउट ईच अदर, देन व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। अब इसका एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जुमला लिखने वाला है कहीं, सही है, ये आप लिख लें पहले, और नहीं लिख रहे तो इसको नोट जरूर करें, जहन में जरूर रखें कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर ओनली व्हेन बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। यानी कि दो इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को जब ही कैंसिल करेंगी जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होंगी। क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक बुक टेबल पे रख दी, अब बुक का वेट कहां पे होगा, नीचे की तरफ। चले जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये सिचुएशन है, ठीक। इस सिचुएशन में मैंने डस्टर को बुक के ऊपर रखा है और नीचे मैंने पकड़ा हुआ भी है ताकि ना गिरे। अब डस्टर की बात करते हैं, अभी हम बुक की बात बाद में करेंगे। डस्टर का वेट है नीचे की तरफ, लेकिन बुक का रिएक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक, बुक का रिएक्शन है ऊपर की तरफ। इधर भी बुक का वेट है नीचे की तरफ, मेरे हाथ का रिएक्शन है ऊपर की तरफ। लेकिन यहां पे एक सिचुएशन है। अब अगर मैं बात करूं कि ये बुक का वेट या डस्टर का वेट नीचे की तरफ है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है, नॉर्मल बुक भी वेट भी बुक पे, वेट भी बुक पे और नॉर्मल रिएक्शन भी बुक पे, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखें, दोबारा गौर से सुने कि वेट भी हमारा डस्टर पे या बुक पे, वेट भी इसी पे और नॉर्मल रिएक्शन भी इसी पे एक्ट कर रहा है। इस वजह से बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट and cancel out each other because both are acting on the same object.
बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या हो रहा है, द एक्शन इज द फोर्स फ्रॉम द बॉल ऑन द वॉल, यानी कि एक्शन हो रहा है बॉल से बॉल की तरफ और रिएक्शन हो रहा है बॉल से बॉल की तरफ। सही है, यानी कि एक्शन बॉल से, एक्शन हो रहा है बॉल पे और रिएक्शन हो रहा है बॉल पे, इसलिए यहां पे एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें रॉकेट की, तो रॉकेट का एक्शन हो रहा है गैसेस पे, गैसेस नीचे की तरफ जा रही है, और गैसेस का रिएक्शन हो रहा है रॉकेट पे। ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, जब ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो रॉकेट ऊपर तक जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे हमने कहा एक्शन हो रहा है वॉल पे और रिएक्शन हो रहा है बॉल पे, एक्शन हो रहा है बॉल पे, रिएक्शन हो रहा है बॉल पे, बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जबकि अगर एक्शन और रिएक्शन भी एक ही ऑब्जेक्ट पे हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है, और एक दूसरे को जब भी कैंसिल करेंगे जब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें जो है वो एक एनर्जी मिलती है लेक्चर्स के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्यूरी में कर सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।